नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ऊपर आई बटन जो शो हो रहा है उसमें स्मार्ट स्टडी कैसे करें सेकंड ग्रेड की, आप उसमें जाके देख सकते हैं। पूरे 7 वीडियो हैं और जो वाकई सेकंड ग्रेड को लेकर सीरियस है, स्मार्ट स्टडी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको ज़रूर देखें। आपको डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है उसमें 100% फ़ायदा मिलेगा और अच्छे से उन वीडियो को देखें। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो यूट्यूब पे चले, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। मैटर भले ही आपके पास अच्छा हो, लेकिन आपने अगर उन चीज़ों को फॉलो किया तो आप एक बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे, है ना। तो इसीलिए स्मार्ट स्टडी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। और जो एसएस के विद्यार्थी मेरे मेरे से जुड़े हुए, मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, वो लगातार उनकी डिमांड थी कि जो सर सिलेबस में बदलाव हुआ है वो टॉपिक हमें करवाए जाएं। उनमें से मैंने इकोनॉमिक्स के जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, उपभोग फलन और उसके बाद में नीति आयोग, और अब चौथा टॉपिक ये घाटे का बजट, है ना, डेफिसिट बजट, है ना। तो ये जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो बजट कंप्लीट नहीं है, वो केवल जो घाटे के बजट की अवधारणा है या बजट में घाटे की अवधारणा है वो आपकी दी हुई है। तो आपको ये जानना है कि जो, एक तो देखो सिंपली ये होता है कि बजट का अर्थ तो अपने को पता होना चाहिए, एक मोटा मोटा पहले से हमें पता होना चाहिए पृष्ठभूमि, ताकि हम घाटे के बजट को अच्छे से समझ पाएँ। और इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूँ, आप कोशिश करें कि इस वीडियो को ऑनलाइन ही देखें, डाउनलोड नहीं करके देखें। तो इससे क्या है कि देखो, अगर आपको वास्तव में अगर टॉपिक मेरे से पढ़ने हैं तो आप टॉपिक पे अपना इंटरेस्ट दिखाइए, वीडियो को देखिए, ताकि मैं आपके लिए लगातार जो अच्छे वीडियोज़ है मैं लाता रहूँगा। और आप वीडियो को पूरा देखें, है ना, बीच में स्किप नहीं करें, है ना, कोशिश मेरी ये रहेगी, है ना। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, मेरा परिचय हो सकता है कि नए जो स्टूडेंट जुड़े हैं अभी, है ना, तो उनको पता नहीं है। तो मैं सेकंड ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड में 2 बार चयनित, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। और नोट्स के लिए भी मैंने बता रखा है, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे, फर्स्ट पेपर जीके और सेकंड पेपर के लिए। अब बिना देर किए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को, देखो आपका मैं देखूँगा इस पे आपका क्या व्यू रहता है इस वीडियो पे, है ना। आप कितना इसको अ, मुझे मोटिवेट करते हो कि आप इस वीडियो को कितना शेयर करते हो, ताकि मैं ऐसे ही कठिन जो टॉपिक है, हाँ, मैं इतनी गारंटी ज़रूर लेता हूँ कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको कंप्लीट समझा दूंगा, है ना। और इसको आज मैं डिटेल में ही ले रहा हूँ ताकि ये आपको कंप्लीट में समझ में आए, है ना। तो मैं बिल्कुल जो घाटे का बजट है वो बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करूँगा। आप वीडियो पे बने रहिए, ऑनलाइन ही वीडियो को देखें। तो यहाँ पर देखिए, घाटे का बजट का अर्थ और परिभाषा, है ना। तो पहले हम थोड़ा सा बजट के बारे में जान लेते हैं। बजट क्या होता है? बजट जो है वो बगट, जो फ्रांसीसी शब्द है ना, बगट, है ना, वहाँ उससे बना है। और उसका अर्थ ये होता है कि चमड़े का थैला, है ना। क्या होता है उसका अर्थ? चमड़े का थैला। एक्चुअल में क्या होता था कि बजट शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से बना है ना, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। अर्थात उस चमड़े के थैले में आय और व्यय के प्रपत्र होते थे, जिनको संसद के समक्ष पेश किया जाना होता था। इसीलिए या इस प्रकार आय और व्यय के विवरण के लिए बजट शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो कुल मिला के जो चमड़े का थैला हुआ करता था पहले, है ना, वहाँ पर उस चमड़े के थैले में आय और व्यय के प्रपत्र होते थे। और धीरे धीरे, है ना, ये जो चमड़े का थैला है, ये आय व्यय के प्रपत्र से भरा हुआ होता था और उसमें पूरा लेखा जोखा होता था। और उससे ही क्या है, ये बजट शब्द निकला है। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, है ना। 1733 में बजट शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में जादू के पिटारे के अर्थ में किया गया, है ना। इंग्लैंड में जादू का पिटारा क्यों बोला गया? क्योंकि जो
बजट के अंदर जो आय व्यय का लेखा जोखा होता था, है ना, तो उसमें पहले से जनता को पता नहीं होता था कि क्या नई योजनाएं आने वाली है, क्या है क्या नहीं है। तो उसको एक जादू का पिटारा बोलते थे, और जब वो खुलता था तो उसमें से बहुत सारी घोषणाएं होती थी, बहुत सारे कहाँ कहाँ व्यय करने हैं, तो इसीलिए उसको जादू के पिटारे के अर्थ में वहाँ प्रयोग में लिया गया। अब जो बजट है उसके बारे में देख लेते हैं अपन, और अपन थोड़ा सा सरल शब्दों में इसको समझने की कोशिश करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, एक्चुअल में जो हमारा संविधान है उसमें बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, वहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसको ही हम बजट बोलते हैं। और भी जो विद्यार्थी जो समझ नहीं पा रहे हैं उसको मैं सरल शब्दों में ये पहले से थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। कुल मिला के सरकार के पास में कुल कितनी इनकम आ रही है और कुल कितना वो खर्च कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा ही सामान्य भाषा में बजट कहलाता है। अपन कहते हैं ना अपने घर का बजट कितना है, तो इसका मतलब यही है कि अपने घर में कुल कितनी कमाई है महीने की और हम कुल कितना खर्च कर रहे हैं, तो हम अपने बजट के अनुसार ही खर्च करते हैं, है ना। तो संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। अतः एक वित्तीय वर्ष, जो हमारा वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भी सवाल बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों का मतलब है सरकार को जो इनकम होती है, और खर्चों का विवरण आम बोलचाल की भाषा में बजट कहलाता है। समझ गए मेरी बात। और सरल शब्दों में अगर इसको समझना चाहें तो बजट सरकार की आय व व्यय का विवरण प्रपत्र है, जिसमें आगामी वर्ष का मतलब जैसे मान लीजिए नया वर्ष शुरू होता है 1 जनवरी से, है ना, तो अपना जो बजट है वो फरवरी में पेश होता है। तो फरवरी में जब पेश होता है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो पूरा आय और व्यय का जो लेखा जोखा है, आय और व्यय के अनुमानित जो आंकड़े हैं आगामी वर्ष के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों और आय व्यय को घटाने बढ़ाने के लिए जो प्रस्तावों का विवरण होता है, उसको हम सामान्य भाषा में बजट कहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है सरकार का, वो बजट कहलाता है। सामान्य बजट का तात्पर्य सरकार के उस विवरण पर पत्र से होता है जिसमें वर्ष पर्यंत होने वाले आय का ब्यौरा होता है। मैंने पहले ही बता दिया, बजट में निहित तथ्यों को उस समय तक गुप्त रखा जाता है जब तक कि उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत न कर दिया जाए। यानी बजट के जो जो बजट होता है उसको उस समय तक गुप्त रखा जाता है जब तक कि उसको संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाए, क्योंकि संसद की स्वीकृति मिलने के बाद ही वो बजट वास्तव में अप्लाइड होता है। और संसद इसके माध्यम से, यानी जो संसद होती है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इससे हमें स्पष्ट होता है कि जो संसद में जितने भी सदस्य होते हैं, संसद के सदन में पेश करने के बाद में जब संसद से ये पास हो जाता है बजट, तो उसको स्वीकृति मिल जाती है, और उसके बाद में जो आय और व्यय का जो लेखा जोखा है वो पूरा सामने आ जाता है। और जो जो सरकार को खर्च करना होता है, जहाँ जहाँ पे वो सरकार वित्तीय वर्ष में खर्च भी करती है ना। आगे अपन देखते हैं, बजट के दो पक्ष है, एक तो सरकार की प्रत्याशित आय और सरकार की प्रत्याशित व्यय। यहाँ पर सरकार की जो है ना आय कितनी है और सरकार का व्यय कितना है, ये बजट के दो पक्ष हो गए सिंपल भाषा में। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार प्रति वर्ष बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है, और संसद की स्वीकृति होने के पश्चात इसके प्रस्ताव के अनुसार ही कार्य किए जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संसद जो है वो नियंत्रण रखती है कार्यपालिका पर। और महत्वपूर्ण तथ्य बजट के संदर्भ में क्या है, तो ये बातें देखो, ये जानना बहुत जरूरी है। आपको घाटे का बजट जो है तभी समझ में आएगा। भारत में बजट की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। पहला बजट वित्त सदस्य जेम्स विल्सन द्वारा 1860 में पेश किया गया। आज़ाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तात्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया।
अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दिया गया। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ये सामान्य तथ्य है। नीति आयोग यहाँ पर देखिए, तात्कालीन नीति आयोग के सदस्य विवेक देब्रॉय की अध्यक्षता वाली समिति ने आम बजट और रेल बजट अलग अलग पेश की जाने वाली प्रथा को खत्म करने की सलाह दी थी, जिसे काफ़ी विचार विमर्श के बाद में 21 सितंबर 2016 में मान लिया गया था। इसी के साथ 1924 यानी 92 वर्षों से चली आ रही रेलवे बजट की प्रथा समाप्त हो गई और इसे आम बजट के साथ पेश किया जाने लगा। यानी कुल मिलाकर पहले रेलवे का बजट अलग पेश होता था और आम बजट अलग पेश होता था। अब केवल रेलवे के बजट को आम बजट में ही मर्ज कर लिया है और वो आम बजट के साथ ही पेश होता है। यानी कुल मिलाकर एक ही बजट पेश होता है, पहले अलग अलग पेश होते थे। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसको मर्ज कब किया गया। अतः तात्कालिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को आज़ाद भारत का पहला संयुक्त बजट पेश किया था, जो 2017-18 वित्त वर्ष का बजट था। ये आपको ध्यान होना चाहिए। हर साल केंद्रीय बजट सरकार फरवरी के पहले दिन संसद में देश के वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस बार भी बजट 1 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे पेश किया गया था। बजट को संसद की स्वीकृति के बाद ही अमल में लाया जाता है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि कार्यपालिका द्वारा तैयार बजट को संसद की स्वीकृति की आवश्यकता है। अतः इससे ये भी स्पष्ट है कि संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब बजट के प्रकार देखो, बजट के प्रकार है संतुलित बजट, अधिशेष बजट और घाटे का बजट। अपने सिलेबस में घाटे का बजट है। अपने को मेनली अपना जो सवाल पुटअप होना है वो घाटे के बजट से या घाटे के बजट में घाटे की अवधारणा जो है वहाँ से पुटअप होना है। तो मेनली फोकस यहाँ करना है। लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा है वो भी जानना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बजट के बारे में हमें सामान्य जानकारी नहीं होगी तो घाटे का बजट जो उसका कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होने में थोड़ी समस्या आएगी। देखो, ये भी आपको जानना जरूरी है, संतुलित बजट क्या होता है। जहाँ पर कुल आय और कुल व्यय बराबर होता है उसको हम संतुलित बजट कहते हैं। सामान्य अर्थ में सरकार की इनकम 100 करोड़ है और सरकार खर्च भी कितना करती है 100 करोड़, तो उसको संतुलित बजट बोलेंगे। अधिशेष बजट यानी जहाँ पर सरकार की आय ज़्यादा है और खर्च कम है ना। साफ साफ लिखा है मैंने, कुल आय अधिक है और कुल व्यय कम है, यानी आय की तुलना में व्यय कम है। तो यानी अगर सरकार की 100 करोड़ इनकम है और खर्च कितने हैं 80 करोड़ ही, तो सरकार के पास में 20 करोड़ जो है एक्स्ट्रा बच जाते हैं, उसको बोलते हैं अधिशेष बजट। और घाटे का बजट यानी जहाँ पर कुल आय तो है कम और कुल व्यय है ज़्यादा है। यानी सरकार की इनकम कितनी है, इनकम है 100 करोड़ और सरकार का व्यय है 120 करोड़। तो यहाँ पर 20 करोड़ जो है वो जो है सरकार के पास में नहीं है, वो उधार लेने पड़ेंगे। तो वो जो बजट कहलाएगा वो कहलाएगा घाटे का बजट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में घाटे का बजट डेफिसिट बजट हैं, अतः हम अब घाटे का बजट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले घाटे के बजट की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जानना जरूरी है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि घाटे का जो बजट है ना आपको समझ में तब आएगा जब आप कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ जान लेंगे। जैसे सरकारी बजट के घटक, यानी सरकार का जो बजट होता है, एक तो राजस्व बजट होता है और एक पूंजीगत बजट होता है। दो तरह का बजट होता है ना। ये घटक है ना, घटक बजट के ही कुछ ये मान लीजिए पार्ट है, इसको समझना जरूरी है अपने लिए। यानी राजस्व बजट, ये राजस्व बजट में क्या होता है कि राजस्व से जो सरकार को आय होती है और व्यय होता है वो राजस्व बजट। और पूंजीगत बजट मतलब पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय। देखो, राजस्व प्राप्ति से मतलब यहाँ आगे और हम डिटेल में जानेंगे। और राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्ति का मतलब हो गया सरकार को जो
टैक्स से, है ना, कर से जो आय होती है वो, और सरकार की जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार को प्रत्यक्ष रूप से कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। जो उन्होंने राजस्व प्राप्त किया है उसके बदले में सरकार को कुछ वापस देना नहीं है। और राजस्व व्यय, ये खर्च भी होता है ना राजस्व व्यय। राजस्व व्यय का मतलब ये हुआ कि जैसे आप सैलरी दे रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, तो वो राजस्व व्यय है। और पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति का मतलब सरकार ने, मान लीजिए उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि सरकार ने कुछ भी एक अपन मान लीजिए कोई एक बड़ी चीज़ सरकार ने बना दी। जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सरकार ने सड़क का निर्माण करवा दिया, है ना। और सड़क का जब निर्माण करवा दिया और उस सड़क से जो सरकार को पैसा मिल रहा है, जैसे टोल के रूप में वसूला जाता है ना, सरकार उस कंपनी को हैंड ओवर कर लेती है और कंपनी से पैसा ले लेती है। तो वो जो रोड है वो सरकार को लगातार इनकम देता रहेगा, तो उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। यानी जहाँ सरकार ने इन्वेस्ट किया है और सालों साल उससे इनकम आती रहती है, उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्ति। और पूंजीगत व्यय क्या होता है? वो जो सरकार ने कोई चीज़ बनाने में खर्च किया और उससे बाद में सरकार को इनकम होगी, वो पूंजीगत व्यय होता है। समझ गए मेरी बात? ये आगे काम में आएंगे आपके, है ना। तो आगे अपन देखते हैं, इसको अपन थोड़ा सा आगे, इसको मैं डिटेल से आगे समझा दूंगा, है ना। आप पीडीएफ में देख लेना, मैं आगे ले चलता हूँ आपको सीधा डायग्राम के ऊपर, है ना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, चलो आगे आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर बजट जो है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आय व्यय की प्रवृत्ति और संतुलन के आधार पर बजट दो प्रकार का है, एक तो राजस्व बजट और एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में फिर देखो दो चीज़ें, राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों का मतलब है सरकार की जो राजस्व से इनकम होती है, राजस्व का मतलब कर से, कर राजस्व से इनकम है, और गर सॉरी गैर कर राजस्व से जो इनकम है। कर राजस्व का मतलब हो गया जैसे सरकार ने जो भी टैक्स वगैरह लगा रखा है, जैसे जीएसटी लगा रखा है और भी कितने ही तरह के टैक्स होते हैं वो लगा रखे हैं, तो उनसे जो इनकम होती है सरकार को, वो कर राजस्व प्राप्तियों में आएगी। और गैर कर राजस्व यानी सरकार को कर के अलावा जैसे जुर्माना, है ना, और कुछ ऐसी चीज़ें से जो सरकार को इनकम होती है, वो गैर कर राजस्व से जो इनकम होती है वो राजस्व प्राप्तियों में। यानी राजस्व प्राप्तियों में कुल मिलाकर जो टैक्स जुर्माने से जो इनकम होती है ना, वो राजस्व प्राप्तियाँ है। और राजस्व व्यय क्या है? यहाँ पर देखो दो डिवाइडेशन है राजस्व व्यय, एक तो आयोजना व्यय और एक आयोजना भिन्न व्यय। यानी सरकार राजस्व व्यय कहाँ करेगी? जो एक योजना के अंतर्गत किया जाता है और एक योजना से भिन्न, है ना। यानी योजना के अंतर्गत सरकार के पास पहले ही प्लान होता है कि हम यहाँ यहाँ खर्च करेंगे, और एक वो होता है कि पहले से प्लान नहीं होता है और बाद में एकदम से ज़रूरत पड़ जाती है खर्च करने की, तो वो होता है आयोजना भिन्न व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां मैंने बताया था, जहाँ से सरकार को पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब होता है जहाँ से सरकार ने जैसे ऋण लिया, है ना, तो वो पूंजीगत प्राप्ति में आएगी। ऋण की वसूली, अन्य जैसे सड़क से, पुल से, बांध से, इनसे जो भी सरकार ने कुछ भी चीज़ बना दी है और वहाँ से इनकम आ रही है, जैसे मान लीजिए रेलवे से इनकम आ रही है ना, तो वो इनकम सरकार ने एक बार रेलवे बना दिया, उसको मेंटेन भी कर रही है सरकार, है ना, लेकिन उनसे इनकम भी तो आ रही है ना। तो इन्वेस्ट करने के बाद में जो सरकार को आय होती है, या सरकार ऋण लेती है, या ऋण से जो आय होती है, वो पूंजीगत प्राप्तियों में होता है। और पूंजीगत व्यय के अंदर वही मैंने बताया आयोजना व्यय, यानी सरकार पहले से डिसाइड होता है कि हमें अब की बार देश में ये चीज़ें बनानी है। और आयोजना भिन्न व्यय यानी पहले से डिसाइड नहीं होता है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है उससे ही आगे जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वे समझ में आएगा, और वे हैं घाटे का बजट। घाटे की अवधारणा बजट में
आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से यही शब्द लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट इन बजट, यानी जिसको हम बजट घाटा या घाटे का बजट कुछ भी कह लो, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब घाटे का बजट क्या होता है, इसको और अच्छे से समझते हैं। जब सार्वजनिक आय और सरकार की जब सार्वजनिक आय या सरकार की आय की तुलना में सार्वजनिक व्यय या सरकार का व्यय अधिक हो तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। कुल मिला के सरकार की इनकम जो है वो व्यय से कम है, या उसको उल्टा कह दो कि सरकार का व्यय तो क्या है, ज़्यादा है, और आय क्या है, कम है। कुल मिला के अपनी इनकम सरकार की कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाता है, घाटे का बजट। सरल शब्दों में जब सरकार की कुल आय कुल व्यय की तुलना में कम होती है तो उसे बजट घाटा कहा जाता है। बजट घाटे के प्रकार या घाटे के बजट के प्रकार, अब ये अलग अलग प्रकार है। अब आपसे किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया कि बताइए जो राजस्व घाटा है ना, यानी घाटे के बजट के प्रकार, घाटे का जो बजट है उसमें अलग अलग प्रकार। आपसे पूछ लिया कि बताइए राजस्व घाटा क्या होता है ना। तो राजस्व घाटे का मतलब है राजस्व व्यय, है ना, और राजस्व प्राप्तियाँ। यानी राजस्व व्यय में से आप राजस्व प्राप्तियाँ अगर माइनस कर देंगे, मैंने पहले ही कहा था वो टर्म आपको समझनी। राजस्व व्यय का मतलब ये हो गया कि जो राजस्व से यानी करों से जो सरकार को इनकम हो रही है और उसके बाद में सरकार व्यय कर रही है वेतन देने में, पेंशन देने में, निःशुल्क शिक्षा देने में, है ना, तो वहाँ जो व्यय कर रही है, तो जो राजस्व कुल प्राप्तियाँ हैं उनमें वो क्या है, अगर अपन राजस्व व्यय जो हैं उसमें से माइनस कर देंगे राजस्व प्राप्तियों को, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ अपने सामने आ जाएगा राजस्व घाटा। यानी मान लीजिए 100 करोड़ रुपए राजस्व व्यय है सरकार का और सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है, 80 करोड़। तो यहाँ पर 100 में से 80 माइनस हो जाएंगे तो 20 करोड़ क्या है, सरकार का राजस्व घाटा है। राजस्व व्यय, इसको और मैंने अच्छे से डिफाइन किया। राजस्व व्यय में क्या आता है, आयोजना राजस्व व्यय, यानी जो योजना के अंतर्गत व्यय होता है, प्लस आयोजना भिन्न व्यय, जो पहले से योजना जिनके लिए नहीं बनी होती है वो व्यय, दोनों मिलाकर राजस्व व्यय बनता है। और राजस्व प्राप्तियाँ यानी करों से जो प्राप्त हैं और गैर करों से जो प्राप्त हैं वो राजस्व प्राप्तियाँ हैं। तो राजस्व घाटे में राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। यहाँ पर भी मैंने कहा राजस्व व्यय अधिक है राजस्व आय से। राजस्व व्यय 100 करोड़ है, जैसे उदाहरण लिया, अगर राजस्व व्यय 100 करोड़ है और राजस्व आय 80 करोड़ है तो राजस्व घाटा 20 करोड़ होगा। आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राजकोषीय घाटा है ना, जिसको हम फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं ना, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, कुल प्राप्तियाँ ऋणों के अतिरिक्त सरकार ने अगर कोई कर्जा लिया है उसको छोड़ना है, ध्यान रखना है। यानी कुल इनकम, जो कुल प्राप्तियाँ हैं सरकार की, टोटल जो भी जहाँ से भी इनकम होती है कुल प्राप्तियों को लेना है, लेकिन उसमें अगर सरकार ने कुल प्राप्तियों में ऋण भी अगर सरकार ने लिया तो उसको आपको उसमें ऐड नहीं करना है, उसको अलग रखना है। यानी ऋणों को तो एक साइड रखना है और बाकी जो भी इनकम है उसमें से अगर आप माइनस कर देंगे कुल व्यय, यानी कुल व्यय अगर आपने माइनस कर दिया तो आपके सामने क्या आ जाएगा, राजकोषीय घाटा। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वास्तव में राजकोषीय घाटा क्या है, कि सरकार को ऋण की कितनी आवश्यकता है। भाई इसका मतलब यही तो हुआ, जैसे मान लीजिए सरकार के पास में 100 करोड़ रुपए कुल इनकम है, ठीक है, और सरकार के पास में 100 करोड़ कुल इनकम है और उसमें से सरकार जो व्यय कर रही है वो कितने कर रही है, 120 करोड़। समझ लिया आपने। अब आपने 100 करोड़ जो प्राप्तियां हैं उसमें से कुल व्यय कितना है, 120 करोड़, उसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 20 सरकार का माइनस बचेगा ना। यानी 20 करोड़ रुपए सरकार को और चाहिए, है ना, खर्च करने के लिए। तो वो 20 करोड़ क्या है,
सरकार की ऋण ऋण लेना पड़ेगा सरकार को, तब जाके तो वो 120 करोड़ खर्च कर पाएगी सरकार। इसका मतलब है राजकोषीय घाटा किसके बराबर होता है? ऋण। सरकार को ऋण की आवश्यकता कितनी है वो बताता है, एक्स्ट्रा पैसा कितना चाहिए सरकार को वो बताता है। ये घाटा सरकार की ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है, अर्थात राजकोषीय घाटा बराबर सरकार की कुल ऋण संबंधी आवश्यकता। एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है आपसे कि बताइए कौन सा या सरकार की ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है निम्न में से? राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा या मौद्रिक घाटा? तो आपको ध्यान रखना राजकोषीय घाटा है वो ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है। अब उसके बाद में चलते हैं वित्तीय घाटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखो, पहला अपन ने राजस्व पढ़ा था, राजस्व के अंदर क्या था? राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय में क्या था? कुल आय, ऋणों को छोड़ना है, माइनस कुल व्यय, यानी जो आपको सरकार को वास्तव में शुद्ध ऋण कितना चाहिए वो। यहाँ पर देखो कुल राजस्व प्राप्तियां व कुल व्यय। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है कुल राजस्व प्राप्तियां ही ले रहे हैं, पूंजीगत नहीं ले रहे हैं अपन। कुल राजस्व प्राप्तियां यानी सरकार को केवल राजस्व से है ना कितनी इनकम होती है वो, वे कुल व्यय यानी कुल व्यय क्या है? राजस्व और पूंजीगत। व्यय तो क्या है? राजस्व और पूंजीगत है, और आय क्या है? केवल राजस्व है। यह आपको ध्यान रखना है कि मध्य के अंतर को वित्तीय घाटा कहते हैं। कुल राजस्व प्राप्तियां, आप देखो यहाँ पर ही मैंने कुल राजस्व प्राप्तियां, केवल राजस्व से जो आय हो रही है सरकार को वो, उसमें से माइनस कर देंगे कुल व्यय। व्यय में दोनों आ जाएगा, राजस्व और पूंजीगत भी। ये घाटा सरकारी कोष की वास्तविक स्थिति को बताता है, यानी सरकार की जो कोष है सरकार के पास में, उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है उसको बताता है। उसके बाद में प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा यहाँ पर देखिए, कुछ भी नहीं करना है, जो आपने राजकोषीय घाटा निकाला था, ऊपर अपन ने पढ़ा था राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि सरकार को कितने ऋण की आवश्यकता है ना, यानी सरकार ने सरकार की इनकम 100 करोड़ है और व्यय कर रही है वो 120 करोड़ है ना, तो सरकार को 20 करोड़ और चाहिए ना, क्योंकि व्यय तो 120 ही करने हैं और इनकम 100 ही है। तो अब 20 करोड़ क्या है? सरकार को ऋण लेना है। तो वो ऋण क्या है? वो ऋण बताता है कि राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा वहीं से पता चलेगा अपने को कि 120 करोड़ हम जो व्यय कर रहे हैं और हमारी आय 100 ही है, तो उसमें से हमें 20 करोड़ उधार चाहिए। अब जो हमने उधार लिया, यानी जो उधार की आवश्यकता है वो है राजकोषीय घाटा। एक तरह से जो सरकार को ऋण कितनी आवश्यकता है वो राजकोषीय घाटा है। अब राजकोषीय घाटा में से जो सरकार ने जो ब्याज सरकार ने जो ऋण ले रखा है उस पर ब्याज भी तो लगता है ना। अगर सरकार ने जो राजकोषीय घाटा है उसमें से अगर ब्याज को दे दिया, अदायगी कर दी ब्याज को, जैसे मान लीजिए सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, वहाँ से सरकार ने कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है ना, उधार लिया और उसका जैसे मान लीजिए सरकार ने 100 करोड़ उधार लिए और उसमें से उसका ब्याज बन रहा है कितना? 20 करोड़ ब्याज बन रहा है। अब सरकार ने क्या किया कि जो राजकोषीय घाटा है उसमें से माइनस कर देंगे ब्याज को, तो बाद में जो पीछे बचेगा वो क्या है? सरकार द्वारा लिए गए ऋणों में से पिछले ऋणों की ब्याज राशि भी सम्मिलित होती है, जिसे राजकोषीय घाटे में से घटाकर प्राथमिक घाटा, यानी अगर आपने ब्याज चुका दिया उसके बाद में ब्याज को माइनस कर दिया, उसके बाद में जो घाटा बचता है वो क्या है? आपके प्राथमिक घाटा कहलाता है। यानी ब्याज को आपने चुका दिया और उसके बाद में भी जो आपके पास पैसा कम पड़ रहा है वो प्राथमिक घाटा है। इसको और आगे डिफाइन किया है थोड़ा सा। प्राथमिक घाटा सरकार की शुद्ध ऋण संबंधी आवश्यकता को बताता है, अर्थात सरकार को कुल कितना शुद्ध ऋण चाहिए। भाई ब्याज व्याज तो हमने अपने को देना ही है, वो तो अलग है। उसके बाद ब्याज चुकाने के बाद भी सरकार के पास में खर्च करने के लिए कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वास्तव में वो क्या है? शुद्ध ऋण तो वही होगा ना।
तो ये शुद्ध ऋण को बताया। आपसे पूछ लिया कि बताइए शुद्ध ऋण की, जो शुद्ध ऋण है वो निम्न में से कौन बताता है ना? प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा, राजस्व घाटा। तो प्राथमिक घाटा जो है शुद्ध ऋण जो चाहिए सरकार को वो प्रदर्शित करता है। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है राजस्व घाटा माइनस राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय के लिए अनुदान। यानी राजस्व घाटे में से आप माइनस कर दोगे क्या? राज्य सरकारों को जो पूंजीगत व्यय करने के लिए आपने अनुदान दिया। पूंजीगत का मतलब आप एक ही समझे कि जो खर्च होगा उसके बाद में उससे इनकम होगी, है ना? इससे आप अर्थ लगा सकते हैं पूंजीगत का। अगर सरकार राजस्व घाटे में से माइनस कर देगी राज्य सरकार को पूंजीगत व्यय करने के लिए जो अनुदान दिया, तो वो कहलाता है प्रभावी राजस्व घाटा। उसके बाद में एक होता है मौद्रिक घाटा। यानी मौद्रिक घाटे का अर्थ क्या है? केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई से प्राप्त उधार। यानी मौद्रिक घाटा बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाता है जिससे महंगाई बढ़ती है। मौद्रिक घाटा क्या होता है? केंद्र सरकार ने अगर आरबीआई से उधार लिया है तो वो जो उधार लिया ना वो मौद्रिक घाटा है। और मौद्रिक घाटा क्या करेगा? अगर आरबीआई से अगर सरकार ने उधार लिया है तो उससे क्या होगा कि बाजार में मुद्रा ज़्यादा जाएगी, और मुद्रा ज़्यादा जाएगी तो जनता के पास में जब पैसा ज़्यादा होगा, और पैसा ज़्यादा होगा तो जनता क्या करेगी? खर्च भी ज़्यादा करेगी। और जब खर्च ज़्यादा करेगी तो किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो वो वस्तु क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। बाज़ार में वस्तुएं महंगी होने लगेगी। ये एक कंसेप्ट आप समझ लीजिए। जब भी आप एक उदाहरण से समझिए, अगर एक 10 चीज़ें पड़ी हैं और उसको लेने वाले 10 ही हैं तो दुकानदार जो एक वाजिब रेट है उस पर ही बेचेगा। लेकिन 10 चीज़ पड़ी है उसको लेने के लिए 100 जने आ गए, ठीक है ना? क्योंकि लोगों के पास 100 जनों के पास में पैसे खूब है और वो लेने के लिए आ गए। अब दुकानदार के पास में है तो 10 ही और मांगने वाले कितने? 100। अब दुकानदार क्या करेगा? अपना प्रॉफिट सोचेगा, और वो क्या करेगा? जो चीज़ उसको 10 रुपये में बेचनी थी, अब वो कहेगा भाई मैं तो इसको 12 रुपये में बेचूंगा। तो अब 12 रुपये में लेने के लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे, और फिर उससे क्या होता है? महंगाई बढ़ती है। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे तो घाटे, अब इसका जो निष्कर्ष है वो अपन एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर समाप्त है ना। देखो, नोट लिखा है, ये निष्कर्ष ही है। वैसे तो घाटे का बजट सरकार के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन सरकार द्वारा देश के विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है, जिसके लिए सरकार को अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार जनता से, आरबीआई से, व्यापारिक बैंकों से, विदेशों से ऋण लेती हैं, जिससे सरकार देश के आर्थिक विकास को प्रगति दे सके। अतः कहा जा सकता है कि घाटे का बजट आजकल की लोक कल्याणकारी सरकारों के लिए अच्छा तो नहीं है, लेकिन देश की जनता के लिए और देश के विकास के लिए आवश्यक भी है। अच्छा तो नहीं है लेकिन आवश्यक भी है। समझ गए मेरी बात? तो निष्कर्ष इसका यही है कि अच्छी चीज़ नहीं होती है घाटे का बजट, लेकिन क्योंकि लोक कल्याणकारी सरकार हैं और वो जनता का अधिक और देश का विकास चाहती है, इसीलिए उनको घाटे का बजट भी अगर विकास के लिए, कल्याण के लिए अगर बनाना पड़े तो वो बनाती है। इसीलिए इसका निष्कर्ष यही है कि अच्छा तो नहीं होता है लेकिन एक आवश्यकता भी है, ठीक है ना? तो कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती है लेकिन आवश्यकता होती है कि वो अपनी जो शरीर की बीमारी है उसको ठीक करती है। इसीलिए बाकी कड़वी दवाई कौन लेना चाहता है? तो इसी से आप समझ सकते हैं कि घाटे का बजट अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन वो एक तरफ से देखा जाए तो देश के भले के लिए, देश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए आवश्यक भी तो है। इसी प्रकार हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कंसेप्ट भी क्लियर किए। इसमें एक्चुअल में कंसेप्ट ही है, इसमें तथ्यात्मक चीज़ पूछने लायक मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ इसमें है। इसमें सारी चीज़ें समझने वाली है, और इकोनॉमिक सब्जेक्ट ही मैं कहता हूँ समझने वाला ही है।
एक बार आपको समझना है बजट। एक तो आप शुरुआत से चलिए, बजट जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, बजट शब्द कहाँ से प्रचलन में आया। एक्चुअल में अपने संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है 112 अनुच्छेद 112 में। और मैंने बताया कि बजट आमतौर पे 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपके संतुलित, है ना, बैलेंस बजट, है ना, जिसमें खर्चा और आय यानी इनकम और जो अपन व्यय करते हैं वो बराबर होते हैं। 100 करोड़ इनकम है, 100 करोड़ खर्चा है, तो वो तो होता है बैलेंस बजट। एक होता है सरप्लस बजट यानी अधिशेष बजट, यानी अपनी इनकम तो कितनी है 100 करोड़ और हम खर्चा कितना कर रहे हैं, सरकार खर्चा कितनी कर रही है 80 करोड़, तो 20 करोड़ क्या है उसके पास में अधिशेष है सरकार के पास में, तो वो होता है सरप्लस बजट। और एक होता है बजट या डेफिसिट बजट, जिसे हम घाटे का बजट बोलते हैं। सरकार की इनकम तो 100 करोड़ है लेकिन खर्च कितना हो रहा है 120 करोड़, तो वो घाटे का बजट है। उसके बाद में अपन ने जाना कि जो सरकार की इनकम होती है वो एक तो राजस्व और एक पूंजीगत, है ना। इनकम भी राजस्व होती है ना। राजस्व इनकम के अंदर राजस्व आय और राजस्व व्यय होता है, और पूंजीगत के अंतर्गत पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय होता है। और उसके बाद में अपन ने देखा कि घाटे का जो बजट है वो 4-5 तरीके का होता है, वो अलग अलग मैंने समझाया। आप एक बार वापस पीडीएफ को अच्छे से प्रिंट निकलवा के इसको देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को जितना शेयर करोगे, सराहोगे, है ना, मैं उतना ही मोटिवेट होऊंगा और आने वाला टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मेरा भी सपोर्ट आपके एग्ज़ाम देने जाओगे, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसके एक दिन पहले तक मैं आपको पूरा गाइड करूँगा किस तरह से वो एग्ज़ाम के समय आपकी मेंटल जो मानसिक सोच है वो कैसी होनी चाहिए एग्ज़ाम के दिनों में, जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं। मैं पूरी तरह आपको गाइड करूँगा, है ना, और मैं पूरी तरह आपको बैलेंस करके ही एग्ज़ाम में भेजूँगा। तो पूरा मेरा सपोर्ट रहेगा और सेकंड ग्रेड पर विशेष मेरा फोकस रहता है। तो इसी के साथ में आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इसी प्रकार के वीडियो में।